धाकड़ को कंसेप्ट के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करता हूं। एक बार जो भी विद्यार्थी जुड़ गए हो, सेशन को शेयर करना, वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना जो भी नए हो। अपन इंडियन हिस्ट्री की ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सीरीज के बारे में बात करेंगे। अपन आज के इस सेशन में 30 क्वेश्चन के समथिंग अपन क्वेश्चन सोल्व करेंगे। आप जो भी विद्यार्थी सीईटी या आरएस या वो सारे कंपटीशन एग्जाम जिसमें आपके इंडियन हिस्ट्री का कोई पोर्शन आता हो, अपन उसमें सारे क्वेश्चन सोल्व करेंगे। आज अपन इंडियन हिस्ट्री में एंशिएंट, मिडाइवल, मॉडर्न तीनों के सिमिलर क्वेश्चन लेके चलेंगे। आगे से फर्दर अपन टॉपिक वाइज क्वेश्चन सीरीज को प्रारंभ करेंगे। जो भी विद्यार्थी जुड़ गए हों, एक बार कमेंट करके अपनी उपस्थिति दर्ज कराए भाई और सेशन को शेयर कर दे। जिसने भी धाकड़ कॉन्सेप्ट के इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप चैनल को सब्सक्राइब कर दे भाई, जल्दी से जुड़ जाए आप सभी लोग। आप जितने भी अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज करते हो, टेलीग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, सभी पे एक बार के लिए शेयर करें, स्टेटस लगाएं। आज अपनी क्लास सबसे पहली क्लास है, धीरे धीरे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, आप जुड़ते रहोगे, आपको पता चलता रहेगा। आज अपन अपनी क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट करते हैं। अपन सबसे पहला क्वेश्चन अपना मैं बात करता हूं तो अपना सबसे पहला क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता में सूती कपड़े के अवशेष हमें कहां से मिले? कॉटन के अवशेष हमें सिंधु घाटी सभ्यता में कहां से मिले? सबसे पहला क्वेश्चन है बेटा, सिंधु घाटी सभ्यता, सभ्यता नहीं लिखा उन्होंने, चलो मैं लिख देता हूं। सिंधु घाटी सभ्यता में हमें सूती कपड़े के अवशेष कहां से मिले? कालीबंगा से, लोथल से, मोहनजोदड़ो से और धोलावीरा से। आपने, हाँ बिल्कुल, दिलकुश जाट रोजाना आएगी। एमपी नालिया स्वागत है आपका। मैथ्स मस्सी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। द डार्क ईश्वर तंवर नमस्कार नमस्कार। आपने सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ी होगी एंशिएंट हिस्ट्री में, और आपने सिंधु घाटी सभ्यता के बहुत सारे से अपन ने एरिया पढ़े। उन एरियाज में अपन ने खूब सारी जगह पढ़ी होगी, कालीबंगा, लोथल, मोहनजोदड़ो, धोलावीरा। तो आप हमें बताइए बेटा कि कॉटन के सूती कपड़े के अवशेष हमें कहां से मिले? जल्दी से कमेंट कीजिए। जौहर गुरुजी, बिल्कुल, जय जौहर। जल्दी से कमेंट करके बताइए भाई हमें सूती कपड़े के अवशेष कहां से मिले। चलो, हमें सूती कपड़े के अवशेष मिलते हैं मोहनजोदड़ो से। इसी के बेसिस पर हम कहते हैं कि भारत में सबसे पहले कपास की खेती प्रारंभ हुई थी। सबसे पहले कपास की खेती। दुनिया में अपन सब कॉटन के कपड़े पहनते हैं। मैंने भी जो शर्ट पहन रखा है वो कॉटन का है, आप भी खूब सारे से कॉटन के कपड़े पहनते होंगे। हमें कहते हैं कि दुनिया में सबसे पहले कोई भूभाग या कोई देश जहां पे कॉटन की खेती की गई थी, वो जगह कौन सी थी? तो वो भारत था। याद रहेगा आज के बाद, ये क्वेश्चन आप अपने दिमाग में फिट कर लीजिए। इसके साक्ष्य हमें कहां से मिले? तो हम कहते हैं हमें सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता में मोहनजोदड़ो से हमें इसके साक्ष्य मिले। याद रहेगा। हम और खूब सारी सी बात करते हैं तो हमें मोहनजोदड़ो से और खूब सारी सी चीजें मिलती है। फॉर एग्जाम्पल मैं बताऊं तो हम कहते हैं कि हमें यहाँ पे 12 विशाल अन्नागार मिले। 12 विशाल अन्नागार मिले हैं। अन्नागार क्या होता है सर? तो अपन कहते हैं कि जब एग्रीकल्चर किया जाता है, अपने आजकल अपने को गवर्नमेंट वेयर हाउस की सर्विसेज प्रोवाइड करती है जहां पे अपन अपने अनाज को स्टोर कर लेते हैं। उस समय यही अन्नागार होते थे जहां पे अनाज को स्टोर किया जाता था। और खूब सारी सी बातें करें, अपने को मोहनजोदड़ो से एक पुरोहित राजा की मूर्ति मिली। अपन कहते हैं प्रीस्ट किंग। एक हमें पुरोहित राजा की मूर्ति मिलती है, या फिर कोई बच्चा इंग्लिश मीडियम का तो कोई दिक्कत नहीं, अपन उसको कहते हैं प्रीस्ट किंग। उसने एक सोल ओढ़ रखी है, सर पे एक क्राउन पहन रखा है, यानी अपन कहते हैं कि सर पे एक ताज पहन रखा है, सोल ओढ़ रखी है। जब अपन थ्योरी पढ़ेंगे तो मैं आपको फोटो दिखाऊंगा, बाकायदा नेहरू स्टाइल में, अपने जैसे राजीव गांधी जी एक कंधा बाहर रख के सोल पहनते हैं, वैसे सोल पहनी हुई है। उस सोल पे कसीदाकारी की गई, मतलब उस समय के लोग कसीदे के बारे में भी जानते थे। याद रखना आप इस बात को। आगे बढ़ते हैं। अपना अगला क्वेश्चन मैं बात करूं तो सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल धोलावीरा कहां स्थित है? भारत में है। ऑब्वियस बात है, आपको ऑप्शन देखते हैं ये बात तो समझ में आ गई होगी, क्योंकि मैंने भारत के बाहर का तो, पाकिस्तान का या अफगानिस्तान का तो कोई नाम नहीं डाला, तो आपको आराम से समझ में आएगा कि ये जगह ऑब्वियस बात है कि अपने इंडिया में होगी। तो अपन बात करते हैं कि कहां पे है धोलावीरा, उसकी लोकेशन, ज्योग्राफिकल लोकेशन कहां है? तो ऑप्शन ए राजस्थान, बी गुजरात, सी मध्य प्रदेश और डी पंजाब। जल्दी से कमेंट करें भाई, जिस जिसको पता है आप कमेंट करके बताएं
कि सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल धोलावीरा कहाँ स्थित है? जल्दी से कमेंट करें भाई। ए राजस्थान, बी गुजरात, सी मध्य प्रदेश, डी पंजाब। जल्दी बताएं। सहदेव कलवाणिया, राम राम। राम राम भाई, स्वागत है आपका। जो भी जुड़े हो एक बार कमेंट करें। आप अपने सेशन को लाइक करें, शेयर करें। आप जितने भी अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, व्हाट्सएप, फेसबुक, टेलीग्राम, सभी पे आज मेरे कहने से आप स्टोरी डाल दीजिए, ताकि जो भी विद्यार्थी है उन सभी को इस सेशन के बारे में आराम से पता चल जाए। बिल्कुल शेयर करें, जैसा कि हमारे टेक्निकल टीम ने पेस्ट कर दिया है आपके लिंक को। बिल्कुल, सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल धोलावीरा कहाँ स्थित है? धोलावीरा के बारे में बात करूं तो हम कहते हैं कि धोलावीरा गुजरात में है सर। बिल्कुल सही है। धोलावीरा कहाँ है? गुजरात में है। अपन जितनी भी इन जगहों की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि इन जगहों का किसी ना किसी ने उत्खनन किया होगा। क्या किया होगा भाई? उत्खनन किया होगा। बिल्कुल सर, सही बात है। तो हम इस जगह के उत्खननकर्ता की बात करते हैं कि इस जगह का उत्खनन किसने किया, या इस जगह को खोदा किसने, वहां से हमें क्या क्या मिला, वो हमें सबको कैसे पता चला। तो मैं आगे बात करता हूं तो मैं आपको बताऊंगा कि इस जगह के जो उत्खनन करता है उनका नाम है रविंदर सिंह बिष्ट। क्या नाम है भाई? रविंदर सिंह बिष्ट नाम है। याद रहेगी? बिल्कुल से सर, याद रहेगा। आगे मैं बात करता हूं तो मैं कहता हूं कि ये जगह गुजरात में स्थित है। इसके उत्खनन करता रविंदर सिंह बिष्ट है। दो बड़ी बात अपन ने कर ली। फिर हम बात करते हैं कि धोलावीरा जो शहर था ये 3 भागों में बंटा हुआ था। कैसे सर? पूर्व, पश्चिम और तीसरा मध्य। दोनों के बीच का जो क्षेत्र था उसको हम क्या कह सकते हैं? उसको अपन मध्य कह सकते हैं। बिल्कुल सर, ठीक बात है। और हम बात करते हैं गुजरात की, धोलावीरा की, तो और क्या क्या हमें वहां से स्पेशलिटी देखने को मिलती है उस बारे में हम बात करते हैं। तो हम कहते हैं कि एक तो सबसे बड़ी बात है इस सभ्यता के बारे में, तुम याद रखना बेटा, धोलावीरा किसी भी नदी के किनारे स्थित नहीं है। किसी भी नदी के किनारे स्थित नहीं है। अब तुम में से कुछ ऐसे विद्यार्थी होंगे जो कहेंगे सर हमने जब भी इंडियन एंशिएंट पढ़ा था तो हमने देखा था कि हर सभ्यता किसी न किसी नदी के किनारे स्थित थी। बड़ा सरस्वती नदी का बहुत बड़ा रोल था इस सभ्यता के अंदर। अपन बात करते हैं आगे, जब मैं भी थ्योरी पढ़ाऊंगा तो आपको पढ़ाऊंगा। तो सर वहां पे लोग क्यों बसे जब वहां पे कोई नदी नहीं थी, पानी नहीं था? तो हम कहते हैं कि कभी वहां पे कोई सहायक नदियां बहती होगी और हमें वहां से 16 बड़े, कितने मेरे लाडलो, 16 बड़े जलाशय मिले हैं। विशाल जलाशय हम कह सकते हैं। तो वहां पे अगर नदी नहीं थी तो वाटर स्टोरेज किस में करते थे? इन्हीं जलाशयों में करते थे। धोलावीरा के बारे में एक और बड़ी बात जो आपको कॉमनली याद होनी चाहिए, अपन अक्सर बात करते हैं कि हमें यहां से स्टेडियम के साक्ष्य मिले हैं। किसके एविडेंस मिले हैं मेरे लाडलो? हमें यहां से स्टेडियम के एविडेंस मिले। हमें वहां पे बाकायदा स्कोर बोर्ड मिला है। क्या मिला भाई? स्कोर बोर्ड। अपन कहते हैं कि इस स्कोर बोर्ड पे एक विशेष प्रकार की पॉलिश भी की गई है। हो सकता है वहां पे कोई मैच खेला जाता हो तब उसके स्कोर बताने के लिए वहां पे क्या लगाया गया हो? स्कोर बोर्ड लगाया गया हो। बिल्कुल सही से बात है। अपन ने धोलावीरा के बारे में लगभग सी सारी बात की जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अपने लिए इंपॉर्टेंट है। अपन बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अपना अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा काल में मूर्तियों का निर्माण किस पदार्थ से किया जाता था? अपन कहते हैं कि अभी जैसा कि मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन में बताया था कि हमें हड़प्पा से एक पृष्ठ किंग की मूर्ति मिलती है, या हिंदी में अपन कहें तो हमें वहां से एक पुरोहित राजा की मूर्ति मिली। बिल्कुल ठीक है सर, हमें वहां से एक पुरोहित राजा की मूर्ति मिलती है। फिर अपन आगे बात करते हैं तो हम कहते हैं कि वहां से हमें कई शराब के बर्तन मिले जिसको अपन मद पात्र कहते हैं। अपन कहते हैं कि हमें खूब सारी सी मर्ण मूर्तियां मिली वहां पे। जैसे मर्ण मूर्तियों के बारे में तो अपन टेराकोटा की और सारी सी खूब सारी सी बातें करते हैं। तो हम कहते हैं कि वो मूर्तियां किस पदार्थ से बनी गई है? कांसे से बनी है, लोहे से बनी है, सेल खेड़ी से बनी है, या तांबे से बनी है? जिसको भी पता हो भाई एक बार कमेंट करके जरूर बताएं। कौन से मटेरियल से वहां की मूर्तियां बनाई गई है? कमेंट कर सकते हो। आपको कोई भी डाउट हो तो भी पूछ सकते हो। सेल खेड़ी एक पत्थर है बेटा। क्या है? सेल खेड़ी एक पत्थर की किस्म है।
हम कहते हैं कि हमें वहां से जो भी मूर्तियां मिली है, चाहे वो पृष्ठ किंग की मूर्तियां हो, चाहे और खूब सारी सी हमें वहां से जो भी मूर्तियां मिली है, वो किससे बनी है? सेलखेड़ी नामक पत्थर से बनी है। याद रखिएगा इस बात को, आगे अपन बात करते हैं। तो मैं कह रहा हूं कि निम्न में से किस स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता के समय बंदरगाह थी? कुछ बच्चों को बंदरगाह थोड़ा ढंग से नहीं याद हो, आपने कोई नोट्स पढ़ी हो या आपने एनसीईआरटी पढ़ी हो, तो उसके अंदर एक टर्म यूज की हुई है बेटा, डॉकयार्ड। क्या बोला हुआ उसको? डॉकयार्ड बोला हुआ है। सिंधु घाटी सभ्यता की वो कौन सी जगह थी जहां से अनिल बाकल पूरी डाउट में ही चले? अब बेटा थ्योरी क्लियर नहीं हुई जीते तो डाउट में ही चाले। अपने अगर थ्योरी अपन ने क्लियर की है तो ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आएंगे, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर आपकी थ्योरी भी क्लियर नहीं हुई है तो हम आपको बिल्कुल से थ्योरी क्लियर कराएंगे। आप ऑफलाइन बैच भी ज्वाइन कर सकते हो, आप ऑनलाइन बैच भी ज्वाइन कर सकते हो, और फर्दर कोशिश रहेगी मेरी कि मैं आपको यूट्यूब पे भी कुछ सेशंस थ्योरी के ला के दूं। मुझे पता है कि इंडियन एंशिएंट आपको बहुत बड़ी लगती है, क्योंकि आप जो भी छोटे राजस्थान कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हो तो उसके अंदर आपके राजस्थान एंशिएंट का पोर्शन आता है, जो इतना बड़ा पोर्शन नहीं है। मैं क्लास में इंडियन एंशिएंट पढ़ाता हूं तो मेरे को 20 से 25 दिन लग जाते हैं इंडियन एंशिएंट कंप्लीट करने में, और जब भी कोई राजस्थान का बैच होता है तो राजस्थान के एंशिएंट ले दे के 2-4 दिन में 2-4 पेज में ही अपन कंप्लीट कर लेते हैं बिल्कुल से। तो बताएं भाई अपने को बंदरगाह या डॉकयार्ड के एविडेंस कहां से मिले? ये भी जगह गुजरात में है। मैं आप हिंट के लिए आपको बता दूं, ये भी जगह हमें गुजरात से मिली है बिल्कुल से, लोथल। क्योंकि धौलावीरा एक गुजरात में जगह पड़ती है, कालीबंगा अपने हनुमानगढ़ राजस्थान में जगह पड़ती है, लोथल से हमें ये जगह मिली है। याद रहेगा, वहां से हमें बंदरगाह के साक्ष्य मिलते हैं। दैट मीन्स अगर वहां पे बंदरगाह थी तो हम कह सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग विदेशी व्यापार करते थे। क्या करते थे सर? विदेशी व्यापार करते थे। तुम में से कुछ ऐसे भी होंगे जो कहेंगे सर हो सकता है राजस्थान छोटा कहां है, सीईटी का सिलेबस चेक करो। बेटा बिल्कुल मैं आपकी बात मान रहा हूं, राजस्थान की हिस्ट्री छोटी नहीं है, लेकिन राजस्थान की एंशिएंट हिस्ट्री एज कंपेरेटिबल टू इंडियन हिस्ट्री बहुत छोटा सिलेबस है। एंशिएंट बहुत छोटा है राजस्थान का। मैं आपके राजस्थान के प्राचीन इतिहास की बात कर रहा हूं। इंडियन के कंपेरेटिवली राजस्थान का प्राचीन इतिहास छोटा है। राजस्थान के इतिहास को छोटा नहीं कह रहा हूं, विदेशी व्यापार की बात कर रहा था। तो मैं कहता हूं कि हमें यहां से फारस की कुछ मोहरें मिली। फारस की मोहरें मिली बटन नुमा आकृति में। कैसी? बटन नुमा आकृति में, जैसा अपना शर्ट का बटन होता है, जस्ट लाइक दैट, वैसी हमें फारस की मोहरें मिली। दैट मीन्स ये उस समय फारस से व्यापार करते थे, तो हम कह रहे हैं विदेशी व्यापार के साक्ष्य मिले। बिल्कुल सही। जब मैं आगे बात करता हूं तो मैं कहता हूं कि यह सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी कोई इमारत है। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी रचना है। क्या है? सबसे बड़ी रचना। इससे बड़ी रचना हमें सिंधु घाटी सभ्यता में और कोई नहीं मिली। अभी जब अपन पहला क्वेश्चन सोल्व कर रहे थे, मैं आपको मोहनजोदड़ो के बारे में बता रहा था, हम वो कॉटन वाला क्वेश्चन सोल्व कर रहे थे, तब मैंने आपको बताया था कि मोहनजोदड़ो में हमें 12 विशाल अन्नागार मिले। क्या मिले हैं? अन्नागार मिले। तो हम कहते हैं कि सबसे बड़ी बिल्डिंग तो ये डॉकयार्ड या बंदरगाह है, और जो सबसे छोटी बिल्डिंग है, सॉरी जो दूसरी सबसे बड़ी बिल्डिंग है वो क्या है? तो वो 16 अन्नागार है। याद रखना, पूछ सकता है एग्जामिनर कि सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत या सबसे बड़ी बिल्डिंग कौन सी थी? तो ये एक बंदरगाह था, और दूसरी सबसे बड़ी इमारत पूछ ले तो आप वो 12 अन्नागार मोहनजोदड़ो वाले याद रखना भाई। आगे बढ़ते हैं। तो मैं कहता हूं कि निम्न में से कौन सा वेद, वेदांती लिख दिया है, टाइपिंग मिस्टेक हो गई, मैं आपका सही कर देता हूं। इसको वेद त्रय कहते हैं बेटा, वेद त्रय कहते हैं। इनमें से कौन सा वेद वेद त्रय नहीं है? जल्दी से बताएं भाई। अपन कहते हैं वेद त्रयी। आपको त्रयी से एक बात तो समझ में आ गई होगी कि त्रयी का मतलब हुआ 3। कितने? 3। अपन वेद त्रयी में जिन 3 वेदों को शामिल करते हैं वो कौन सा वेद इनमें से नहीं है? वेद कौन कौन से होते हैं आप सभी को पता है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। जल्दी से बताएं भाई, इनमें से कौन सा वेद ऐसा है जो वेद त्रयी नहीं है? जो भी जुड़े हो एक बार सेशन को लाइक कर दें,
चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके जितने जान पहचान वाले सेट की, आरएस की, बैंकिंग, एसएससी, जिसमें भी इंडियन का पोर्शन आता हो जीके का, उन सभी के साथ आप शेयर कर सकते हैं। और मैंने तो आपसे शुरू में रिक्वेस्ट भी की थी कि आप अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, जितने भी आप ये आजकल के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आप चलाते हो, उन सभी पे शेयर करें, क्योंकि ट्विटर तो अपना आजकल खतरे में है। बिल्कुल जल्दी से बताइए, वेद त्रय में अपने कौन से वेद को शामिल नहीं करते? तब तक मैं आपको वेदों के बारे में कुछ सारी सी बातें बता देता हूं। अपन कहते हैं कि अपने वेद 4 है। कितने हैं? 4 हैं। कौन कौन से? तो सर ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। बिल्कुल सही। अपन कहते हैं कि सर वेदों, ये जो वेद है, इनकी रचना आर्यों ने की थी। वेदों की रचना किसने की थी? तो वेदों की रचना आर्यों ने की थी। बिल्कुल से सही है। वेदों की रचना किसने की थी? आर्यों ने की थी। हम कहते हैं कि वेद हमारे अपौरुषीय हैं। अपौरुषीय क्या होता है? तो हम कहते हैं कि वेदों की रचना इंसानों ने नहीं की थी। वेद आकाशवाणी से उच्चारण हुए थे और हमारे ऋषियों ने उन चीजों को नोट कर लिया था, और हम कहते हैं कि वेदों की रचना अपौरुषीय है। कोई बड़ी बात नहीं है। अपने जितने भी धर्म है, जितने भी रिलीजियस है, ये सब अपने पवित्र ग्रंथों के बारे में ये बात कहते हैं कि ये अपौरुषीय है। हम जब राजस्थान कल्चर पढ़ते हैं, उसमें अपन फेयर्स एंड फेस्टिवल, मेले एवं त्योहार वाला टॉपिक पढ़ते हैं, उसमें अपन मुस्लिम फेस्टिवल पढ़ते हैं। आपको गुरुजी ने जरूर बताया होगा कि मुस्लिम धर्म में भी ये माना जाता है कि कुरान धरती पे जन्नत से आई थी, उसकी किसी ने रचना नहीं की थी। याद रहेगी ये बात। मोहम्मद साहब जब गए थे तो उन्होंने वहां से कुरान सुनी थी और बाद में उसको लिख दिया था। हम जितने भी धार्मिक लोग हैं, जितने भी दुनिया में धर्म चलते हैं, वो सब अपने धार्मिक ग्रंथों के बारे में ये बातें अक्सर कहते हैं। ऋग्वेद की बात करता हूं तो अपन कहते हैं कि ऋग्वेद के अंदर हमें मंत्रों के बारे में जानकारी मिलती है। किसके बारे में? मंत्रों के बारे में जानकारी मिलती है। अपन बात करते हैं यजुर्वेद की, तो हम कहते हैं कि यजुर्वेद हमें ज्यादातर कर्म कांडों के बारे में बताता है। किसके बारे में बताता है मेरे लाडलो? कर्म कांडों के बारे में। या मैं ढंग से अगर टर्मिनोलॉजी लिखूं तो मैं कहता हूं कि यज्ञ, या यज्ञ हम कैसे करते हैं, उन विधियों के बारे में बताता है। तो हम कहते हैं यज्ञ विधियों की जानकारी देता है। हम सामवेद की बात करते हैं तो हम सामवेद में ये बात करते हैं कि इन जो मंत्र हैं, हमें जो यज्ञ करने हैं, इन मंत्रों का उच्चारण कैसे करना है, उस उच्चारण की जानकारी मिलती है। या हमें बहुत सारी सी संगीत की जानकारियां भी किससे मिलती है? तो हमें सामवेद से मिलती है। हम अथर्ववेद की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि ये एक भौतिक वेद है। हमें यहां से दवाओं की जानकारियां मिलती है, उपचारों की जानकारियां मिलती है। तो अपन जाड़ा दिलवाते हैं, टोटके करते हैं, ये भी तो एक तरह का उपचार है, पुराने जमाने में करते थे। तो हम कहते हैं कि कर्म कांड भी इसी में लिखे गए। और हम सबसे बड़ी बात मैंने अभी आपको कही कि एक भौतिकवादी वेद है, एक भौतिकवादी वेद है। आधुनिक चीजों को ध्यान में रखते हुए इसकी रचना की गई है। तो हम अथर्ववेद को वेद त्रयी में शामिल नहीं करते मेरे लाडलो। किसको शामिल नहीं करते वेद त्रयी में? तो याद रखना, आज के बाद हम इसको अथर्ववेद को, एक भौतिकवादी वेद है, इसमें कर्म कांड, या मैं ब्रैकेट में लिख दूं कि इसमें जादू टोना का जिक्र किया गया है, एक भौतिकवादी वेद है, इसी को हम वेद त्रयी में शामिल नहीं करते। बिल्कुल अनिल भाकर ने अथर्ववेद लिखा, उनका सही है। हेमराज वीणा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हो जाएगा सही आपका। अगला क्वेश्चन सही करोगे आप। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, सत्यमेव जयते, सार लिख दिया, कोई बात नहीं, इसको भी अपन सही कर लेते हैं। सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिया गया है? अपन अक्सर, मेरे हिसाब से, जो इस भारत देश का नागरिक है, ऐसा नहीं हो सकता कि वो सत्यमेव जयते के बारे में नहीं जानता हो। चाहे वो किसी भी भाषा का हो, किसी भी स्टेट का हो, किसी भी धर्म का हो, हम सभी लोग बचपन से इस शब्द के बारे में सुनते आए हैं। तो कभी ना कभी हमारे दिमाग में एक चीज आती है कि ये सत्यमेव जयते, बेसिकली ये वर्ड आया कहां से? वही क्वेश्चन मैं आपके सामने आपकी स्क्रीन पे लेके आया हूं। तो आप मुझे बताएं मेरे लाडलो कि सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिया गया? जब अपन एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ते हैं तो अपन वेद पढ़ते हैं, उपनिषद पढ़ते हैं, वेदांत पढ़ते हैं, पुराणों के बारे में पढ़ते हैं।
ब्राह्मणों के बारे में पढ़ते हैं, वो सारी सी चीजें जब अपन पढ़ते हैं तो आपने ऑब्वियस बात है कुछ चीजें उपनिषदों के बारे में पढ़ी होगी। और आपके सामने क्वेश्चन है कौन से उपनिषद से, तो आपके सामने खूब सारे से ऑप्शन है कि वृदारण्यक उपनिषद, कठ उपनिषद या कठोपनिषद भी कहते हैं इसे, इस उपनिषद या ईसोपनिषद। वो आप हिंदी आपने पढ़ी होगी, आप हिंदी के बारे में जानते हो कि जब यहाँ पे इन दोनों शब्दों की संधि कराई जाएगी तो ओ की मात्रा बन जाती है। वो कोई बात नहीं, आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। या मुंडक उपनिषद या मुंडक उपनिषद, जल्दी से बताएं। हेमराज मीणा ने बताया है कि सर डी होगा इसमें, कोई बात नहीं, अभी बात करते हैं। खूब सारे से उपनिषदों के नाम लिखे हैं, इनके बारे में कुछ छोटी मोटी सी मैं आपको जानकारियां बताऊं तो मैं आपको कहता हूं सबसे पहले वृदारण्यक उपनिषद आपके सामने लिखा गया है। वृदारण्यक उपनिषद के बारे में मैं आपको एक बात तो आपको कहता हूं कि ये सबसे बड़ा उपनिषद है। क्या है मेरे लाडलो? ये सबसे बड़ा उपनिषद है। आपको कोई पूछ ले कि सबसे बड़ा उपनिषद कौन सा है तो अपन कहते हैं कि वृदारण्यक उपनिषद है। फिर अपन आगे बात करते हैं तो अपन कहते हैं कि इस उपनिषद में हमें क्या क्या जानकारियां मिलती है, तो उसके बारे में अपन बात करते हैं। एक सबसे फेमस चीज है इसके अंदर में गार्गी और याज्ञवल्क्य का संवाद देखने को मिलता है। गार्गी और याज्ञवल्क्य का संवाद देखने को मिलता है। आप में से बहुत से ऐसे स्टूडेंट होंगे जो गार्गी के बारे में जानते होंगे, स्पेशली अपनी जो गर्ल्स है, अपनी बहनें हैं, उनको राजस्थान गवर्नमेंट में बोर्ड में शायद जहां तक मुझे याद है कि 75% से ऊपर नंबर आने पर गार्गी पुरस्कार दिया जाता है। उसमें कुछ राशि भी दी जाती है, 5,000 के समथिंग है, या आजकल बढ़ा दी हो तो मुझे याद नहीं है। वो गार्गी पुरस्कार जो दिया जाता है वो इसी गार्गी के नाम पे दिया जाता है। हम कहते हैं कि राजा जनक के दरबार में एक व्यक्ति था जिसका नाम था याज्ञवल्क्य। याज्ञवल्क्य को अपने ज्ञान पे बहुत घमंड हो गया था और वो शास्त्रार्थ के लिए चुनौती करते हैं। तब गार्गी नाम की एक महिला इस चुनौती को स्वीकार करती है और वो शास्त्रार्थ में याज्ञवल्क्य को हराने वाली कगार में होती है। और मैं अक्सर कहता हूं कि याज्ञवल्क्य गार्गी पे बहुत गुस्सा होता है, हाथ उठाने की भी कोशिश करता है। कहीं ना कहीं हमारे भारत के अंदर महिलाओं की स्थिति अच्छी थी। गार्गी अगर राजा जनक के दरबार में खड़ी होकर शास्त्रार्थ कर रही है, दैट मीन्स वो पढ़ी लिखी थी। पुराने भारत में महिलाओं को शिक्षा के भी अधिकार थे। वो शास्त्रार्थ कर रही है, दैट मीन्स उनको दरबार में आने की भी इजाजत थी। लेकिन याज्ञवल्क्य अगर उस पर हावी होने की कोशिश कर रहा है तो कहीं ना कहीं मैं कह रहा हूं कि भारत की उन महिलाओं को एक पुरुषवादी सोच दबाने की कोशिश कर रही थी, जिसके परिणाम अपन मध्यकालीन इतिहास के दौर से गुजरते हुए आज तक देखते आ रहे हैं। तो गार्गी और याज्ञवल्क्य के संवाद की जानकारी हमें कहां से मिलती है? वृदारण्यक उपनिषद से मिलती है। अपन कठोपनिषद की मैं बात करता हूं। हाँ बिल्कुल, अनिल बाकर ने लिखा है सर बसंत पंचमी को देते हैं। बिल्कुल सही बात है बेटा, बसंत पंचमी को देते हैं। कठोपनिषद की बात करता हूं तो हम कहते हैं कि कर्मकांडों की जानकारी देता है। जो अभी अपने अथर्ववेद के बारे में पढ़ा, टोने टोटके जादू टोने, इनके बारे में अपन बात करते हैं, उन कर्मकांडों की जानकारी देता है। और सत्यमेव जयते अपने मुंडक उपनिषद से लिया गया है। अनिल बाकर ने कमेंट किया है, हेमराज मीणा ने भी बताया है। बिल्कुल आप सभी का सही है मेरे लाडलो। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन करवाने वाला शासक कौन था? बौद्ध संगति, अपन बात करते हैं बौद्ध संगतियां किसको कहते हैं। तो बौद्ध संगति बेटा, बौद्ध धर्म के बहुत सारे से लोग भिक्षुक आपस में इकट्ठा होते थे। बौद्ध धर्म के बड़े पदाधिकारी मिलते थे और वो इस बात के लिए सलाह करते थे कि समाज को कैसे आगे बढ़ाया जाए, अपने बौद्ध धर्म को कैसे आगे बढ़ाया जाए। और ये किस शासक के समय हुई थी वो हमने आपको पूछा है। तो पहला ऑप्शन है आपका उदयम, अजातशत्रु, नागदशक या कालाशोक। जल्दी से कमेंट करें। मैं आपको कुछ बातें बताता हूं बौद्ध संगतियों के बारे में। तो मैं कहता हूं कि बौद्ध संगतियां बेटा 4 हुई। कितनी हुई? 4 हुई सर, बिल्कुल। ये 4 लिख दिए मैंने, बिल्कुल ठीक है। अब बौद्ध संगतियों के बारे में जब मैं आपके सामने आगे बात करता हूं तो मैं कहता हूं चारों बौद्ध संगतियां कब कब हुई। तो हम बात करते हैं कि सर पहली बौद्ध संगति तो 483 ईसा पूर्व हुई, ठीक है। दूसरी संगति सर 383 ईसा पूर्व हुई, ठीक है, कोई बात नहीं। तीसरी 250 ईसा पूर्व, और चौथी अपन कहते हैं 98 बीसी, 98 साल ईसा पूर्व।
याद रहेगा, बिल्कुल। अनिल भाकर ने कमेंट किया सर अजात शत्रु के समय, बिल्कुल सही कहा है आपने। पहली बौद्ध संगति अजात शत्रु के समय हुई थी। कब हुई थी? तो हम कहते हैं सर अजात शत्रु के समय हुई थी, बिल्कुल सही है, याद रहेगा, बिल्कुल याद रहेगा। तो हम बात करते हैं कि उस समय इस बौद्ध संगति का पुरोहित कौन था? महाकश्यप। याद रखना बेटा इस बात को, महाकश्यप। आपने एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ी होगी तो एक शहर पढ़ा होगा राजगृह। कहां हुई थी पहली बौद्ध संगति? तो हम कहते हैं राजगृह में हुई थी। याद रहेगा, बिल्कुल से याद रहेगा। दूसरी बौद्ध संगति के बारे में अपन बात करते हैं तो ये किसके समय हुई थी? तो ये कालाशोक के टाइम में हुई थी। मैंने ऑप्शन में डाला भी था कालाशोक, हाँ डाला हुआ है ऑप्शन में। तीसरी बौद्ध संगति के बारे में मैं तुम्हें बताऊं तो ये अशोक के समय हुई थी, बिल्कुल ठीक है सर। चौथी बौद्ध संगति कश्यप के टाइम हुई थी। किसके टाइम हुई थी? सॉरी, कनिष्क के टाइम। किसके टाइम हुई थी? तो कनिष्क के टाइम हुई थी। सबके अपने अपने से ट्रिक होते हैं याद करने के, मैं ऐसे याद कर लेता हूं। ए का मतलब अजात शत्रु, के का मतलब कालाशोक, ए का मतलब अशोक और के का मतलब कनिष्क। याद रहेगा बौद्ध संगतियों के बारे में। चारों बौद्ध संगतियां मैंने आपके सामने एक्सप्लेन कर दी है। आगे बढ़ते हैं मेरे लाडलो। रजिया सुल्तान ने, यहां स्पेस है, ये ने है। रजिया सुल्तान ने लाहौर का गवर्नर किसे नियुक्त किया था? जल्दी से बताएं। आपने जब भारत में मुस्लिम सत्ता का आगमन अपन पढ़ते हैं तो अपन पढ़ते हैं कि रजिया सुल्तान दिल्ली की शासक बनी थी, बिल्कुल बनी थी। उसने 4 पद शुरू किए थे। कितने पद? 4 पद शुरू किए थे। अपने जो भी खास थे उनको ये 4 पद दिए थे। हम कहते हैं कि उनकी वजह से, मोहम्मद उमर, यस बिल्कुल स्वागत है आपका। हम कहते हैं कि उन्हीं की वजह से रजिया सुल्तान को अपने ही राज्य के लोगों की वजह से खूब सारी सी चीजें की, एक तरह का विद्रोह देखने को मिलता है रजिया के खिलाफ। तो बताएं भाई, लाहौर का गवर्नर किसे नियुक्त किया गया था? तो मैं आपको बताऊं तो रजिया सुल्तान के समय लाहौर का गवर्नर कबीर खान को नियुक्त किया गया था। किसको? कबीर खान को नियुक्त किया गया था। कबीर खान से ही रजिया की शादी हुई थी। एक बहुत बड़ी बात है, याद रखना। रजिया के पति का नाम आपको पूछ ले तो आपको याद रखना रजिया की शादी किससे हुई थी? तो रजिया की शादी कबीर खान से हुई थी। अपन बात करते हैं अल्तुनिया, ये दूसरा इंपॉर्टेंट व्यक्ति है। इसको तबर हिंद का गवर्नर बनाया गया था बेटा। कहां का? तबर हिंद का गवर्नर। आपने कभी राजस्थान हिस्ट्री पढ़ी हो तो अपन कहते हैं कि जब मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान पे आक्रमण करने के लिए आता है तराइन के युद्ध के समय, तो वो तबर हिंद तक जीत लेता है और अपने एक मौलाना, अपने एक सेनापति जियाउल को तबर हिंद का गवर्नर बनाता है। तो रजिया ने तबर हिंद का गवर्नर किसको बनाया था? अल्तुनिया को बनाया था। तबर हिंद अपन आज का जिसको बठिंडा कहते हैं मेरे लाडलो, पंजाब में एक शहर पड़ता बठिंडा, वो उस समय इसको क्या कहते थे? तबर हिंद कहते थे। आगे तीसरा नाम लिखा है एतगिन। कौन है भाई? एतगिन। इसको अमीर हजीज कहा गया। क्या कहा गया बेटा? अमीर ए हजीज। ये एक तरीके का हम कह सकते हैं कि बहुत खास करीबी, या अपन आज का जिसको अपन पर्सनल असिस्टेंट कहते हैं, आज का अपन जिसको पीए कहते हैं, याद रहेगा अमीर हजीज, बिल्कुल। याकूत की बात करते हैं, याकूत नाम है बेटा। याकूत की अपन बात करते हैं तो याकूत अपन कहते हैं कि ये अमीर ए आखुर था। क्या था? तो अपन कहते हैं सर अमीर ए आखुर। इस आखुर शब्द में एक शब्द है खुर। खुर, खुर किसके होते हैं? तो अपन कहते हैं कि सर खुर तो घोड़े के होते हैं। बिल्कुल अपन सही जा रहे हैं। तो जो सल्तनत कालीन में घोड़ों का जो डिपार्टमेंट होता था, उसका जो हेड होता था, उसको अमीर आखुर कहा गया, याकूत। ये जो 4 सबसे खास आदमी थे रजिया सुल्तान के, अपन जो हिस्ट्री पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगा, इसमें से 3 लोगों ने रजिया के खिलाफ विद्रोह कर दिया था। किस किसने? कबीर खान ने, अल्तुनिया ने और एतगिन ने। एक याकूत था, ये एक अफ्रीकी था। याकूत के बारे में एक बात और ध्यान रखना, ये एक अफ्रीकी था, ये रजिया के साथ रहा था। कुछ इतिहासकार ये भी कहते हैं कि रजिया का इसके साथ प्रेम संबंध था, ये रजिया का प्रेमी था। अब जो भी बातें हैं, जो अपन जब थ्योरी पढ़ेंगे तब मैं आपकी ये सारे से डाउट क्लियर कर दूंगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। किस शासक ने ईरानी रीति रिवाज को भारत में सबसे पहले यूज किया था, या भारत में सबसे पहले प्रारंभ किया गया था? कौन सा शासक था जो ईरानी रीति रिवाजों को भारत में लेके आया था सबसे पहले?
जल्दी से बताना, इल्तुतमिश, नसीरुद्दीन मोहम्मद, बलबन या महमूद? जल्दी से कमेंट करे भाई, कौन सा शासक था जो ईरानी रीति रिवाजों को भारत लेके आया था? जल्दी से बताएं मुझे, इल्तुतमिश, नसीरुद्दीन मोहम्मद, बलबन या महमूद? ये क्वेश्चन आपका मैं क्लियर कर देता हूं। मैं कहता हूं कि वो शासक इल्तुतमिश था, जिसने, आप सभी जानते हो इसके बारे में, ये कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था। किसका दामाद था भाई? कुतुबुद्दीन ऐबक का क्या था? दामाद था, याद रखना। इसने ही भारत के अंदर ईरानी रीति रिवाजों का क्या किया था? प्रारंभ किया था। कुतुबुद्दीन ऐबक आपको पता है, तराइन के द्वितीय युद्ध के बाद जब मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान को हरा देता है, तो भारत जिसके हाथों में सौंपा जाता है उस व्यक्ति का क्या नाम था? कुतुबुद्दीन ऐबक था। ये कुतुबुद्दीन ऐबक के समय बदायूं का गवर्नर था। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, कहां का गवर्नर था? इल्तुतमिश के बारे में ये एक चीज आप ध्यान रखना, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कहां का गवर्नर था, तो ये बदायूं का गवर्नर था। आपने राजस्थान हिस्ट्री पढ़ी होगी, अपन राठौड़ों की उत्पत्ति पढ़ते हैं, जब मारवाड़ का इतिहास पढ़ते हैं, राठौड़ों की उत्पत्ति पढ़ते हैं, तो अपन कहते हैं कि राठौड़ बदायूं से आए हुए हैं, ये घेड़वाल वंश से संबंधित है। या फिर हम दूसरी थ्योरी ये कहते हैं कि ये दक्षिण भारत के राष्ट्रकूट है। तो अपन जब वो घेड़वालों वाली थ्योरी को डिटेल से स्टडी करते हैं, तो उसमें हम कहते हैं कि जो राव सिंहाजी थे वो बदायूं के सेतराम जी के पुत्र थे। याद होगी आपको ये बात। तो उसी बदायूं का गवर्नर कौन था? इल्तुतमिश था। ये बाद में गुलाम वंश को समाप्त करके इल्तुतमिश शासक बनता है। आगे, दीवान वकूफ था बेटा, दीवान वकूफ या व्यय विभाग। व्यय का मतलब होता है खर्च, बेसिकली खर्च विभाग की स्थापना करने वाला शासक कौन था? जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, बलबन या रजिया? पहले जो भी राजा बनते थे, जैसे जरूरत पड़ती थी तो वैसे खर्च कर लेते थे। जैसे आजकल तुम करते हो, घर वाले पैसे भेजते हैं, मैकडी का बर्गर खाना है, डोमिनोज का पिज्जा खाना है, जोमेटो निकाला, ऑर्डर किया, हिसाब नहीं होता, पापा पूछ ले तो कहां खर्च कर दिए भाई महीने के 10,000। तो उस समय राजा महाराजाओं के पास कोई हिसाब नहीं था, उनके कितनी इनकम हुई है स्टेट के लिए, उन्होंने कितना खर्च किया है। सबसे पहले इस रेगुलेशन को स्टार्ट करने वाला शासक कौन था? जल्दी से बताएं भाई। मैं बात करता हूं तो मैं कहता हूं कि व्यय विभाग की शुरुआत करने वाला शासक था जलालुद्दीन खिलजी। बिल्कुल आप सभी को पता है जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी के बारे में अपन कुछ से बातें करें तो अपन कहते हैं कि 1290 में इन्होंने गुलाम वंश को समाप्त करके शासक बना था। गुलाम वंश को क्या कर दिया था? समाप्त कर दिया था और शासक बना था। बिल्कुल से सर, बिल्कुल सही कह रहे हो। जब आपने सबने पद्मावत मूवी देखी होगी, वो दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह वाली, उसमें रणवीर सिंह अलाउद्दीन खिलजी का रोल करता है। और वो मलिक कफूर को जब लेके आते हैं तो वो कहते हैं कि आपके लिए कुछ भी कर सकता है, वो कहता है सुल्तान को मार दो। तब मलिक कफूर जिस व्यक्ति की हत्या करता है वो कौन था? जलालुद्दीन खिलजी था। याद रखना, अलाउद्दीन खिलजी इनका भतीजा था, इनका दामाद भी था, इनका भतीजा भी था। वो 1299 में इनकी हत्या करा देता है। किसने हत्या करा दी थी? तो अपने याद रखना, इसको अलाउद्दीन खिलजी ने मरवा दिया था। अलाउद्दीन खिलजी जो अपने राजस्थान हिस्ट्री में अपन जितने भी साके पढ़ते हैं, राजस्थान में सबसे ज्यादा जौहर, केसरिया और साकों के लिए जो जिम्मेदार व्यक्ति था वो अलाउद्दीन खिलजी था। उसने सबसे ज्यादा राजस्थान पे आक्रमण किए थे। बहुत एम्बिशियस रूलर था, साम्राज्यवादी नीतियां थी अलाउद्दीन खिलजी। अपन कहते हैं कि दक्षिण भारत की तरफ बढ़ने वाला सबसे पहला अगर कोई दिल्ली का शासक था तो वो अलाउद्दीन खिलजी था। आगे बात करते हैं तो हम कहते हैं सिकंदर सानी की उपाधि धारण करने वाला शासक दिल्ली का कौन सा शासक था जिसने कहा था कि मैं सिकंदर सानी हूं? गुस्ताखी माफ हो, लेकिन आज तक वो मिट्टी ही नहीं बनी जो अलाउद्दीन खिलजी को दफन कर सके। क्या डायलॉग है, बिल्कुल बिग फैन, बहुत बड़ा फैन हूं मैं इस डायलॉग। हाँ, तो बताएं भाई, सिकंदर सानी की उपाधि धारण करने वाला शासक जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, अकबर या औरंगजेब? हम अक्सर बात करते हैं कि अव्वल, दो शब्द है, अव्वल और दूसरा शब्द है एक सानी। अव्वल आप सभी जानते हो कि हम कहते हैं कि हमने कक्षा में अव्वल आया हूं या प्रथम दर्जा प्राप्त किया है। अव्वल का मतलब होता है पहला। सानी हम अक्सर कहते हैं कि इसका कोई सानी नहीं है। कुछ भी अपन क्रिकेट की बात करते हैं तो अपन कहते हैं कि सचिन तेंदुलकर का कोई सानी नहीं है।
आजकल आपका नया ट्रेंड में विराट कोहली हार्दिक पांड्या चलते हैं, तो मैं कह सकता हूं कि विराट कोहली का कोई सानी नहीं है, यानी विराट कोहली जैसा कोई दूसरा नहीं है। तो दिल्ली का वो कौन सा शासक था जिसने खुद को सिकंदर सानी कहा है, यानी दुनिया का दूसरा सिकंदर कहा है? अलाउद्दीन खिलजी था मेरे लाडलो। मैं आपको एक बार फिर राजस्थान हिस्ट्री के चित्तौड़ के दौरे पे लेके जाना चाहता हूं। वही पद्मावत मूवी आप याद कीजिए। रतन सिंह जब युद्ध के अंदर हार जाता है, गोरा और बादल लड़ते हुए शहीद हो जाते हैं, रानी पद्मिनी अपनी 1600 रानियों के साथ जोहर कर लेती है, खुद आग के हवाले कर देती है। अलाउद्दीन खिलजी जब जीत के वापस लौट रहा होता है तो चित्तौड़ का प्रशासक बनाता है अपने पुत्र खिज्र खान को। खिज्र खान चित्तौड़ के अंदर दो बड़े कार्य कराता है। कौन कौन से? तो अपन कहते हैं सर, एक तो गंभीरी नदी पे पुल बनवाया। आप जब राजस्थान हिस्ट्री के अंदर दुर्ग पढ़ते हैं तो अपन कहते हैं कि गंभीरी और बैठक नदी के किनारे चित्तौड़ का दुर्ग बना हुआ है। गंभीरी नदी पर क्या बनाया मेरे लाडलो? पुल बनवाया। बिल्कुल सही कह रहे हो सर। दूसरा, दाइबी पीर की दरगाह पे अभिलेख लगवाया। दाइबी पीर की दरगाह का जो अभिलेख है, उस अभिलेख में खिज्र खान, क्यों खिज्र खान को तो कौन जानता भाई, आज तुम्हें कौन जानता, वैसे खिज्र खान को उस समय कौन जानता था, लेकिन इसके पिता अलाउद्दीन खिलजी को सब जानते थे। तो वो अपने पिता के बारे में खूब सारी सी बातें लिखवाता है और वो इस अभिलेख में लिखवाता है कि मेरे पिता सिकंदर सानी है, मेरे पिता संसार के रक्षक हैं, मेरे पिता ईश्वर की छाया है, शैडो ऑफ गॉड, ईश्वर की छाया है। और एक चीज अपन ने अभी बात कर ली, सिकंदर सानी। तो याद रखना, आज के बाद भी पूछ ले ये तीनों उपाधियां किसकी है, तो अपने याद रखना अलाउद्दीन खिलजी की है। किसने लिखवाई? तो उसके पुत्र खिज्र खान ने लिखवाई। हमें ये तीनों उपाधियां मिलती कहां से है? तो हमें चित्तौड़ के दाइबी पीर की दरगाह वाले अभिलेख से हमें ये तीनों जानकारियां मिलती है। याद रहेगा? बिल्कुल से याद रहेगा सर। आगे बात करते हैं। तो मैं कहता हूं कि अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण भारत के अभियान का नेतृत्व किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण भारत के अभियान का नेतृत्व किसने किया था? जैसा कि अभी मैंने आपको पिछले क्वेश्चन के समय बताया था कि दक्षिण भारत की तरफ बढ़ने वाला सबसे पहला दिल्ली का कोई शासक था तो वो अलाउद्दीन खिलजी था। तो इसके दक्षिण भारत के अभियान का नेतृत्व किसने किया था? ए उलुग खां, बी नुसरत खां, सी जफर खां और डी मलिक कफूर। जल्दी से बताओ भाई। मलिक कफूर। बिल्कुल, इसका सही जवाब है मलिक कफूर। मलिक कफूर एक किन्नर था बेटा। सबसे पहली बात तो मलिक कफूर के बारे में ये ध्यान रखना, ये किन्नर था और बहुत बड़ा योद्धा था। मुझे याद नहीं आ रहा, वो पद्मावती मूवी में वो एक गाना आता है ना जिसके अंदर अलाउद्दीन खिलजी और वो मलिक कफूर का साथ में कुछ स्विमिंग पूल वाला सीन होता है। मुझे याद नहीं है, अगर किसी को याद हो तो मुझे कमेंट करके बताना वो गाना कौन सा है। बहुत अच्छा गाना है, मैंने सुना है लेकिन अभी माइंड से स्लिप हो गई है वो चीज। तो याद रखना ये क्या था, ये एक सबसे पहली बात तो ये किन्नर था, यही गया था दक्षिण भारत के समय। तो अपन बात करते हैं दक्षिण भारत का एक शासक था प्रताप रुद्रदेव। इसी ने उस समय मलिक कफूर को कोहिनूर भेंट किया था बेटा, वही कोहिनूर जिसपे अभी लेटेस्ट में डिस्कवरी पे एक वेब सीरीज आई है। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद हमारी टेक्निकल टीम का, उन्होंने बताया। हाँ, वो बिनते दिल वाला जो सॉन्ग आता है वो मलिक कफूर और अलाउद्दीन खिलजी पे ही परफॉर्म किया गया है। कोहिनूर हीरे की मैं बात कर रहा था, तो मैं कह रहा हूं मनोज वाजपेयी की अभी एक वेब सीरीज आई थी नवी डिस्कवरी वाले चैनल पे, उसका जो प्राइम सब्सक्रिप्शन होता है उस पर आप देख सकते हो। उसमें वो कोहिनूर की पूरी स्टोरी बताता है। लेकिन वो कोहिनूर सबसे पहले दिल्ली सल्तनत के पास अगर कहीं से आया था तो वो दक्षिण भारत के शासक प्रताप रुद्रदेव ने मलिक कफूर को गिफ्ट किया था। याद रखना बेटा, मलिक कफूर एक किन्नर था, ये मैं आपको बता चुका हूं। मलिक कफूर गुलाम था, इसको 1000 दिनार में खरीदा था, 1000 दिनार में खरीदा था। किसने खरीदा था? तो नुसरत खान ने। ऑप्शन में है आपके नुसरत खान, फिर भी मैं लिख देता हूं मेरे लाडलो। नुसरत खान इसको खरीद के लाता, गुजराती ब्राह्मण था, ये भी ध्यान रखना। खूब सारे से अपने फेसबुक, यूनिवर्सिटी और व्हाट्सएप पे मैं अक्सर देखता हूं कि मलिक कफूर और अलाउद्दीन खिलजी के रिश्तों के बारे में खूब सारा लिखा जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी भी शायद गे था मलिक कफूर के साथ, उसके शारीरिक संबंध थे। जब थ्योरी पढ़ेंगे
तो उन चीज़ों के बारे में अपन खूब सारा सा डिस्कस करेंगे। टाइम खूब हो गया, अपने क्वेश्चन खूब कम सोल्व किए हैं, तो आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि सर्वाधिक मंगोल आक्रमण, अच्छा मंगोता लिख दिया, मैं सोल्व कर देता हूं इसको आपके लिए। सर्वाधिक मंगोल आक्रमण किस शासक के समय हुए? दिल्ली का वो कौन सा सुल्तान था जिसके समय में सर्वाधिक मंगोल आक्रमण हुए? अलाउद्दीन खिलजी, बलबन, महमूद या इल्तुतमिश? जल्दी से कमेंट करें भाई। मैं अक्सर कहता हूं कि इस बात के लिए तो हमें दिल्ली के उस सुल्तान का हमेशा से शुक्रगुजार होना चाहिए कि उस व्यक्ति ने इस भारत भूमि को मंगोल जैसे क्रूर और दुर्दांत आक्रमणकारियों से बचा के रखा। मंगोल कहीं से गुजरते थे, जमीनें बंजर कर देते थे, बच्चों की हत्याएं कर देते थे, महिलाओं के साथ बड़ी बर्बरता के साथ पेश आते थे। उनकी कोई युद्ध नीतियां नहीं थी, उनका कोई युद्ध करने का सिस्टम नहीं था। उन मंगोलों से इस भारत भूमि को किसी ने बचा के रखा, तो इस बात के लिए हमें हमेशा खिलजियों का धन्यवाद करना चाहिए। अपन बात करते हैं अलाउद्दीन खिलजी ने मंगोल से भारत को बचा के रखा। मंगोलों को युद्ध में हराने के बाद दिल्ली के अंदर एक मंगोलपुरी नाम की कॉलोनी बसाई गई, जो आज भी दिल्ली के अंदर है। अपन रणथंभौर का युद्ध पढ़ते हैं और अपन कहते हैं 2 मंगोल सिपाहियों को शरण देने के कारण अलाउद्दीन खिलजी ने हमीर पे आक्रमण किया था। वही मंगोल थे। इनको नए मुसलमान भी कहा जाता था, क्योंकि युद्ध के अंदर जो युद्ध बंदी होते थे, वो जब गिरफ्तार हो जाते थे उनके बाद उनका धर्म परिवर्तन करा दिया जाता था। मंगोल, आप अक्सर चंगेज खान नाम सुनते हो तो आपको ऐसा लगता होगा कि चंगेज खान कोई मुसलमान था। नहीं, ये बौद्धिज्म के आसपास का कोई एक प्रकृति प्रेमी टाइप के लोग थे ये, लेकिन मुसलमान नहीं थे, याद रखना इस बात को। तो अलाउद्दीन खिलजी के समय सबसे ज्यादा मंगोलों ने आक्रमण किए थे। अलाउद्दीन खिलजी के 4 खान थे जिनका मंगोलों के अक्सर आक्रमणों के टाइम में सबसे ज्यादा जिक्र होता है। उन 4 खान की मैं बात करूं तो एक तो जफर खान। 4 सेनापति थे। अक्सर आपको पूछ लेगा दिल्ली के कौन से सुल्तान के 4 खान थे विशेष, और अलाउद्दीन खिलजी तो खुद इनसे डरता था, इनकी पॉपुलैरिटी बहुत ज्यादा थी। जफर खान, नुसरत खान, उलूग खान और अल्प खान। पिछले क्वेश्चन के ऑप्शन में भी थे ये चारों सेनापति। मलिक कफूर अलग था, वो चारों खानों में काउंट नहीं होता था। अपन बात करें तो जफर खान तो मंगोलों के खिलाफ ही लड़ते हुए मारा गया था बेटा। मंगोलों के खिलाफ मारा गया था जफर खान। मैं बात करूं नुसरत खान तो अपने रणथंभौर वाले अभियान के समय हमीर के खिलाफ लड़ते हुए ये मारा गया था। रणथंभौर अभियान के समय नुसरत खान मारा गया था। आपने अक्सर राजस्थान हिस्ट्री पढ़ी होगी तो आपने ये चीज पढ़ी होगी, बिल्कुल। आगे बात करता हूं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, गाजी की उपाधि का प्रयोग करने वाला प्रथम शासक कौन था? गाजी। आप अक्सर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन वाली वेब सीरीज या अपन मूवी देखते हैं तो उसके अंदर जब आतंकवादियों को सिखाया जाता है तो उनको कहते हैं कि जीत के आओगे तो गाजी बनोगे। गाजी, जो जिहाद जीत जाता था उसको गाजी कहते थे बेटा। किसको? जो जिहाद जीत के आता था उसको गाजी कहते थे। 2014 के बाद हम भी भारत में जिहाद नाम काफी बार सुनते हैं। सहिष्णुता है इस देश की, या मैं कहूं कि लोकतंत्र का फायदा है जो जनता ले रही है। लोकतंत्र है हमारे, जो जी में आता है, जो मन करता है हम बोल देते हैं। सोचो किसी राजा के टाइम होते हैं, कोई औरंगजेब का कोई 20वां-25वां वंशज अगर हम पे शासन कर रहा होता, हम इस तरीके के शब्दों का प्रयोग करते, जवान कटवा देता हमारी। लेकिन लोकतंत्र है कि ना अपनी जगह है। जिहाद, जो जिहाद जीत लेता था वो गाजी होता था। जिहाद शब्द का मतलब होता है बेटा धर्म की लड़ाई। जिहाद शब्द का ही मतलब होता है धर्म की लड़ाई। याद रहेगी ये बात, बिल्कुल से याद रहेगी। गाजी शब्द का सबसे पहला प्रयोग गयासुद्दीन तुगलक ने किया था, या इसको अपन गाजी मलिक भी कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे लाडल? हम अपन इसको गाजी मलिक भी कहते हैं। इसने हुसैन खान को हराया था। किसको हराया था? इसने हुसैन खान को हराकर गाजी की उपाधि धारण की थी। याद रखना इस बात को। किसको हराया था? हुसैन खान को हराया था, गाजी की उपाधि धारण की थी। निजामुद्दीन औलिया इसी के समय में थे और उन्होंने कहा था अब भी दिल्ली दूर है, हमियस्तो दिल्ली दूरस्त। दुनिया में कहीं जन्नत है तो वो कश्मीर है, कश्मीर है, कश्मीर है। ये बातें कहने वाला निजामुद्दीन औलिया इसी के लिए कहता है। ये
दिल्ली के बाहर एक लकड़ी के महल के अंदर इसकी मृत्यु हो जाती है और कहते हैं कि इसके पुत्र जोना खान ने इसको मरवा दिया था। वो बाद की बातें अपन थ्योरी में करेंगे, लेकिन अपने को यहां तक ये ध्यान रखना कि गयासुद्दीन तुगलक ने गाजी शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था। आगे बात करते हैं तो तैमूर के भारत आक्रमण के समय दिल्ली का शासक कौन था? तैमूर ने जो भारत पे आक्रमण किया था एक दुर्दांत आक्रमणकारी। अपन अक्सर कहते हैं कि तैमूरिया फरमान, या अपन कहते हैं कि तैमूर एक बहुत दुर्दांत आक्रमणकारी था। मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि तैमूर बाकी सभी शासकों की तरह एक एम्बिशियस रूलर था जो अपना साम्राज्य विस्तार करना चाहता था। हाँ, उसकी कुछ कारण से वो एक बहुत दुर्दांत बन जाता है। उसको हिस्ट्री में हमेशा क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा। उसका कारण था कि उसने भारतीय बच्चों को दिल्ली के अंदर बालों के ऊपर लटका के रख दिया और महिलाओं को वेश्या बनाकर बाजार में एक एक दो दो सिक्कों के अंदर बेच दिया। इसी कारणों से हम तैमूर को एक दुखद सपने की तरह याद करते हैं। बाकी आप राजस्थान हिस्ट्री पढ़ते हो, अपन बटनेर का दुर्ग पढ़ते हैं तो हम कहते हैं कि तैमूर जब भारत आया था तो उसने कहा था कि बटनेर का दुर्ग भारत का सबसे मजबूत दुर्ग है। मैथ्स मस्ती गयासुद्दीन तुगलक, हाँ बेटा बिल्कुल, अपन ने पिछला क्वेश्चन सोल्व कर लिया था। अब लिख रहे हो सी गयासुद्दीन तुगलक। नहीं 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 नहीं, गयासुद्दीन तुगलक नहीं है। तैमूर ने जब भारत पर आक्रमण किया था उस समय नसरुद्दीन मोहम्मद शासक था। और अक्सर हिस्ट्री इस बात को ऐसे भी लिखती है कि दिल्ली की तो इतनी बड़ी दुर्दशा थी कि दिल्ली की सीमा पालम तक ही लगती थी। कहां तक? पालम। आजकल अपन दिल्ली का जो सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, इंदिरा गांधी एयरपोर्ट, वो कहां है? तो पालम के अंदर है। मैं ये कहूं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि राजस्थान के मुख्यमंत्री की जयपुर के सांगानेर तक चलती हो, कैसा सा रहे। बिल्कुल ऐसी ही हालत दिल्ली की थी। तैमूर ने जब हमला किया था उस समय दिल्ली का शासक कौन था? तो याद रखना नसीरुद्दीन। बस दिल्ली उस समय बहुत बुरे दौर से गुजर रही थी, सीमाएं भी छोटी हो गई थी, चारों तरफ से दिल्ली पे कब्जे किए जा रहे थे। याद रखना चौसा का युद्ध कब हुआ? चौसा का युद्ध कब हुआ? 1526, 1539, 1540 और 1545। चौसा का युद्ध, सॉरी बेटा। भारत में मुगल बाबर से शुरू हुए। तुम में से कुछ विद्यार्थी ऐसे होंगे जो कहेंगे सर मुस्लिम सारे ही मुगल होते। नहीं, मुगल अपन तैमूरिया सल्तनत के वो लोग, बाबर, हुमायूं, अकबर, ये जितने भी तैमूर के वंशज थे जो फरगना से भारत आए थे, हम इन सभी को मुगल कहते थे। बाबर का एक बेटा था हुमायूं। हुमायूं और शेरशाह के मध्य 2 युद्ध हुए थे मेरे लाडलो। कहते हैं कि एक बार हुमायूं और बाबर साथ में बैठ के खाना खा रहे थे, बाप बेटे। वहां पे शेरशाह सूरी आ जाता है। केएम शिवानी कुमारी, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। मस्ती 1540, बिल्कुल बेटा उसी पे आ रहे हैं अपन। कहते हैं कि हुमायूं और बाबर एक बार साथ बैठ के खाना खा रहे थे और बाबर हुमायूं को कहता है कि बेटा इस आदमी से बच के रहना, इसकी तकदीर में, इसके ललाट पे मुझे बादशाह बनने की वो लकीरें दिखाई दे रही है। और हुमायूं ने अपने पिता को ये कहा, पापा आपका जमाना नहीं है, अब जमाना बदल गया, छोड़ो जो होगा सो मैं देख लूंगा। और अक्सर हम कहते हैं कि हुमायूं अगर उस दिन बाबर की ये बात मान लेता तो शेरशाह सूरी शायद हुमायूं को नहीं हराता, दिल्ली का सुल्तान नहीं बनता। माता पिता की बात तो हमेशा माननी चाहिए। 2 युद्ध हुए थे शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में। अपन कहते हैं एक तो चौसा का युद्ध और दूसरा बिलग्राम का युद्ध। चौसा वाला 39 में हुआ था बेटा और बिलग्राम वाला 1540। याद रखना इस बात को। दोनों ही युद्ध में हुमायूं हार गया था। हुमायूं सिंध की तरफ चला गया था। हुमायूं फिर फारस से सेना लेके आता, फारस से मदद लेके आता। अपन कहते हैं कि फारस से सुल्तान ने उनको सिया बनने के लिए कहा था। वो सारी सी बातें अपन जब थ्योरी पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे। अपन कहते हैं कि हुमायूं उस समय मालदेव से भी मिलता है। कहीं ना कहीं मालदेव और शेरशाह सूरी के बीच के रिलेशन खराब होने का एक बड़ा कारण हुमायूं ही था। अपन अक्सर उसके बारे में बात करते हैं, तो याद रखना चौसा का युद्ध 1539 में हुआ। आगे बात करते हैं तो 1564 में अकबर ने कौन सा कर समाप्त कर दिया था? जल्दी से बताओ बेटा। 1564 में अकबर ने कौन सा टैक्स समाप्त कर दिया था? अकबर बहुत छोटा था जब हुमायूं की सीढ़ियों में गिरने से मौत हो गई थी। नशेड़ी आदमी था हुमायूं, लेकिन
किताबें पढ़ने का बहुत शौक था। हम अक्सर कहते हैं कि मुल्ला सुर्क एक लाइब्रेरियन थे जो हुमायूं के अक्सर बहुत खास हुआ करते थे, और लाइब्रेरी की सीढ़ियों से गिरने ही हुमायूं की मौत हुई थी। अकबर, बहराम खां उसका संरक्षक था, और अकबर भारत का सुल्तान बनता है। लेकिन अकबर जब मैच्योरिटी पे आता है तो अकबर को यह एहसास होता है, और अपन कहते हैं ढंग से, अगर मुगल या सल्तनत का कोई संस्थापक था तो वो अकबर था। उसने राजपूतों के साथ दोस्ती की नीति अपनाई। खानवा के युद्ध के बाद अकबर को कहीं ना कहीं ये बात समझ में आ गई थी कि बाबर और सांगा के आमने सामने लड़ने के बाद उसको ये बात कतई एहसास हो गया था कि राजपूतों से अपन आमने सामने की लड़ाई तो नहीं जीत सकते। तो अपन कहते हैं कि उन्होंने संधियां की। बारमल से सबसे पहले संधि करते हैं 1562 के आसपास में। तो अकबर, जल्दी से बताएं भाई, अकबर के बारे में मैं कुछ सी बातें यहां लिखूं तो मैं कहता हूं कि 1562 में अकबर ने दास प्रथा समाप्त कर दी थी कि कोई भी आदमी अपने लिए दास या नौकर नहीं खरीद सकता पैसों के बदले में। तो 1562 में दास प्रथा समाप्त कर दी थी। आगे मैं बात करता हूं तो मैं कहता हूं कि 1562 में उन्होंने युद्ध बंदियों के धर्मांतरण पर रोक लगा दी थी। किस पे? युद्ध बंदियों के धर्मांतरण पर रोक। कैसे? अभी जैसे मैंने आपको अलाउद्दीन खिलजी के टाइम में बताया था कि मंगोलों को जब गिरफ्तार कर लिया गया तो उनके धर्म बदला कर उनको सबको मुस्लिम बना दिया गया। हम उनको नए मुसलमान कहते हैं। मुस्लिम आक्रमणकारी जब भी युद्ध में दूसरी सेना के सैनिकों को गिरफ्तार करते थे उनको युद्ध बंदी बोलते हैं। उनको बाद में मुस्लिम धर्म अपनावा दिया जाता था। आपने किसी ने जोधा अकबर मूवी ढंग से देखी हो तो आपको याद आना चाहिए कि ऋतिक रोशन जब वेश बनाकर मार्केट में घूमने के लिए निकलता है तो एक दुकान पे जब वो जाता है तो एक दुकान का एक आदमी उसे कहता है कि सुल्तान आपका कैसा, मतलब वो उसे पूछता है कि उसको पता नहीं होता ये सुल्तान है। तब वो बताता है कि हमसे हमारे ही राज्य में टैक्स लिया जाता है, हमें ही धर्म बदलने पे विवश कर दिया जाता है। उस बात के बाद में उन्होंने युद्ध बंदियों के धर्मांतरण पे क्या लगा दी थी? रोक लगा दी थी। याद रहेगी बात? बिल्कुल से याद रहेगी। फिर मैं बात करता हूं तो मैं कहता हूं कि उन्होंने 63 में तीर्थ कर हटा दिया था। यह वही मूवी वाला सीन है जब उसमें कहते हैं कि हमसे हमारे ही देश में रहने का और तीर्थ करने का टैक्स लिया जाता है, हमारे देवताओं को पूजने का टैक्स देते हैं। तो हिंदुओं से तीर्थ कर हटा दिया था किसने? अकबर ने। ये भी हटा दिया था, ये भी हटा दिया था, ये भी हटा दिया था। फिर अपन बात करते हैं 1564 में, वही क्वेश्चन है आपके सामने, जजिया हटाया था बेटा। किसने हटाया था? अकबर ने। जजिया क्या होता था? जो भी मुस्लिम शासक होते थे, दूसरी लड़ाई 5 नवंबर 1556 में विजय हुआ था। अच्छा, हुमायूं के बारे में लिख रहे हो आप, शेरशाह सूरी के खिलाफ 55 में, आई थिंक 55 में हुआ था बेटा। शेरशाह सूरी की जब मौत हो गई थी उसके बाद दिल्ली का हुमायूं शासक बन गया था। फारस की मदद से आक्रमण किए थे, पंजाब के बाद उनको वापस लौटा दिया था। अपन कभी थ्योरी में उसके बारे में बात करें। 1564 के अंदर जजिया हटा दिया था। जजिया हिंदू नागरिकों से मुस्लिम सल्तनत में रहने का टैक्स लिया जाता था, वो बंद कर दिया था। बाद में औरंगजेब 1708 के आसपास इनको फिर से लागू कर देता है। तो अपन कहते हैं कि जसवंत सिंह और राज सिंह आजीवन जजिया का विरोध करते हैं। राज सिंह का बेटा जय सिंह जब बाद में मेवाड़ का राजा बनता है तो वो जजिया के बदले मांडल, फुलिया, ये 4 जागीरें देकर औरंगजेब से समझौता करता कि हम जजिया नहीं देंगे। जसवंत सिंह जब तक जिंदा था उसने जजिया कभी दिया नहीं था। अजीत सिंह ने भी नहीं दिया था। तो याद रखना कौन सा कर था बेटा? 1564 वाला तो जजिया था। आगे अपन बात करते हैं तो बीरबल की मृत्यु किस अभियान के दौरान हुई? अकबर के खूब सारे से आक्रमण थे, उसके खूब सारे से सेनापति लड़ने के लिए जाते थे। अपन अक्सर बात करते हैं कि जब सिरोही के खिलाफ युद्ध हुआ था तो महान कवि दुर्साड़ा भी लड़ने के लिए आए थे, और बाद में वो सिरोही में ही रह गए थे, उनकी जान बचा ली गई थी। वो चारण कवि थे, फतेहपुर सीकरी की स्थापना की थी। हाँ बिल्कुल। आगे जब अपन बात करते हैं तो बीरबल की अभियान किस अभियान के दौरान? तो अपन कहते हैं कश्मीर अभियान के दौरान बीरबल की मृत्यु हुई थी। यूसुफजाई कबीले का अपन बात करते हैं खूब सारी सी, और काबुल, चित्तौड़। अपन कहते हैं चित्तौड़ के अभियान के समय उदय सिंह शासक था, अकबर खुद आया था। बिल्कुल 68-69 के समय काबुल अभियान में मान सिंह गया था, आमेर वाला। कौन बेटा? आमेर वाला मान सिंह। आपको याद आना चाहिए कि काबुल के 5 कबीलों को समाप्त कर दिया था। किसने? मान सिंह ने। और आमेर के झंडे का रंग बदलकर पचरंगा कर दिया था। यही काबुल जब जीत के आया था तो आमेर का जो पहला झंडा झाड़ सा ही था, एक सफेद झंडे पे एक झाड़ का निशान था, उसको बदल के पचरंगा झंडा कर दिया था मान सिंह ने। और एक खूब भारतीय
कवियों द्वारा लिखी गई एक खूब अच्छी राजस्थानी की लाइन है कि मात सुनावे बालकार खोप ना करण घात, काबुल भूली नहीं अजेर बो खांडो बो हाथ। काबुल, अक्सर हम कहते हैं कि अफगानिस्तान किसी के कंट्रोल में नहीं रहता, लेकिन अफगानिस्तान को दो लोगों ने कंट्रोल किया था, मान सिंह और अपने जोधपुर के महाराजा जसवंत सिंह जी। अफगानिस्तान इन दो के कंट्रोल में रहा था। उसके बाद ना तो कभी मुगलों के कंट्रोल में आया, ना कभी अंग्रेजों के कंट्रोल में आया। रसिया को भी वहां से भागना पड़ा, अमेरिका भी वहां से भाग गया। आजकल तालिबान ही वहां पे घूम रहे, छोटा छोटा एक एक बच्चा ग्रेनेड लेके घूमता। तो उस काबुल अभियान में विजय प्राप्त करने वाला शासक कौन था? मान सिंह। चित्तौड़ में अकबर खुद आया था, अभी मैंने बताया था, गोरा और जैमल और फत्ता लड़ते हुए शहीद हो गए थे। आगरा के किले में उनकी मूर्तियां भी लगाई थी। कश्मीर अभियान के समय किसकी मौत हुई थी? तो याद रखना बेटा, बीरबल की मौत हुई थी। यूसुफजई कबीले का अंत किया था उस समय। आपको कुछ दिनों पहले, आई थिंक लॉकडाउन से पहले की बात है, एक नोबेल पुरस्कार मिला था शांति के लिए मलाला यूसुफजई को। उसको गोली लगी थी, एक स्कूल की लड़की थी, उसको नोबेल पुरस्कार दिया गया था शांति के लिए, यूसुफजई। वो यूसुफजई जिस कबीले से बिलोंग करती है, मलाला उसका नाम है, यूसुफजई उसका कबीला है। तो यूसुफजई कबीले का अंत किया था। अर्जुन देव जी की हत्या करवाने वाला शासक कौन था? जहांगीर। याद रखना मेरे लाडलो, अर्जुन देव जी सिखों के 5वें गुरु थे। कौन से गुरु थे? तो 5वें गुरु थे। इनकी हत्या जहांगीर ने कराई थी। आपने हिस्ट्री पढ़ी होगी तो आपने पढ़ा होगा कि जहांगीर की 2 रानियां थी, एक तो जोधपुर वाले मोटा राजा उदय सिंह की बेटी जोधाबाई, और एक भगवंत दास की बेटी, या अपन कह सकते हैं मान सिंह की बहन। इन दोनों के एक एक पुत्र थे। जोधपुर वाली का पुत्र था, उसका नाम था खुर्रम, जो आगे जाकर शाहजहां के नाम से भारत का बादशाह बनता है, जोधाबाई का पुत्र। और आमेर वाली राजकुमारी का एक बेटा था जिसका नाम था खुसरो। मैं कहूं कि सबसे स्मार्ट, सबसे हैंडसम, आपकी भाषा में कहे तो सबसे खूबसूरत दिखने वाला एक मुगल शहजादा था, जो जहांगीर के शासक बनने से पहले अपने दादा अकबर के टाइम ही जहांगीर से सीधा उसको राजा बनाने की मांग होने लगी। ये जब पंजाब था तो अपने मामा मान सिंह की सहायता से जहांगीर के खिलाफ विद्रोह कर देता है, और उसको अर्जुन देव जी आशीर्वाद भी देते हैं। इस बात से नाराज होकर जहांगीर अर्जुन देव जी की हत्या करा देता है। कालांतर में खुसरो को गिरफ्तार कर लिया जाता है, इसकी आंखें फोड़ दी जाती है। फिर भी दिल्ली के गलियारों में यह आवाजें तेज हो रही थी कि खुसरो अंधा हो गया तो क्या हुआ, शासक बनेगा। तो हम बात करते हैं कि शाहजहां खुर्रम, उनका छोटा भाई, उनको दक्षिण भारत में ले जाता और वहां पे एक पहाड़ी से धक्का देकर उनको मार देता। तो याद रखना बेटा, जहांगीर ने हत्या करा दी थी। कब? तो खुर्रम के विद्रोह के समय। याद रहेगा? बिल्कुल से याद रहेगा सर। आगे बढ़े। औरंगजेब के समय दक्कन का गवर्नर कौन था? औरंगजेब के समय दक्कन का गवर्नर, आपने राजस्थान हिस्ट्री में अगर जसवंत सिंह पढ़ा है, जसवंत सिंह के आपने दक्षिण भारत का अभियान अगर पढ़ा हो तो उसमें आपने पढ़ा होगा कि सहिस्ता खान के साथ जसवंत सिंह को दक्षिण भारत भेज दिया गया था। वहां पे उन्होंने दक्षिण भारत में औरंगाबाद के पास में जसवंतपुरा नाम का एक कस्बा बसाया था। ये बात शिवाजी हमला कर देते हैं, सहिस्ता खान को हरा देते हैं, और सहिस्ता खान का अंगूठा काट के शिवाजी अपने साथ में ले जाते हैं। फिर सहिस्ता खान को वहां से हटा दिया जाता है और इनको बंगाल की पोस्टिंग दे दी जाती है, और जसवंत सिंह को अपने जमरूद का थाना अफगानिस्तान भेज दिया गया था। बिल्कुल। तेपरम किससे संबंधित है? टाइम बहुत कम बचा है तो मैं आपसे नहीं पूछूंगा, अपन जल्दी से 4-5 क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं। तेपरम किससे संबंधित है? तेपरम की मैं बात करूं तो अपन जब धार्मिक आंदोलन पढ़ते हैं तो अपन पढ़ते हैं कि धार्मिक आंदोलन की शुरुआत दक्षिण भारत से हुई थी, और दक्षिण भारत में 2 लोग, कौन कौन? नयनार और आलवार। इनसे ही धार्मिक आंदोलन की शुरुआत हुई थी। बिल्कुल सही कह रहे हो। नयनार जो लोग थे, नयनारों का जो भजन संग्रह था, भजनों का जो संग्रह था, उसको क्या कहा जाता था? तेपरम कहा जाता था। याद रखना, नयनारों का जो भजन संग्रह था उसको क्या कहा जाता था? तेपरम कहा जाता था। वर्धा प्रस्ताव कब हुआ? अपन कहते हैं कि सविनय आयोग आंदोलन जब साबरमती आश्रम से महात्मा गांधी ने शुरू किया था, तो उन्होंने कहा था कि भारत अगर आजाद नहीं होता है तो मैं कभी भी साबरमती आश्रम लौट के नहीं आऊंगा। और सविज्ञा अवज्ञा आंदोलन, सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट के बाद भारत आजाद नहीं हुआ और गांधी जी कभी वापस साबरमती आश्रम लौट के नहीं गए थे। गांधी जी उस समय वर्धा रुके थे और गांधी जी को लगा था कि भारत के अंदर एक बड़ी क्रांति की जरूरत है, और उन्होंने क्विट इंडिया मूवमेंट, या हम कहते हैं भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया था। क्या शुरू किया था? भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया था। और इस भारत छोड़ो आंदोलन का जो प्रस्ताव है वो वर्धा में रखा गया था। तो आप कहोगे सर भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ?
1942 में। अगस्त में हुआ तो 14/7 को वर्धा प्रस्ताव रखा गया था। 14 जुलाई 1942 को क्या रखा गया था? वर्धा प्रस्ताव कि अपन भारत छोड़ो आंदोलन करेंगे। बाद में सारे नेता एग्री हो गए, तो हम कहते हैं ग्वालियर टैंक से भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की गई थी, बिल्कुल से की गई थी। अगस्त में हुआ था, तो हम इसको अगस्त आंदोलन भी कहते हैं, और ग्वालियर टैंक मैदान को आजकल अपन अगस्त मैदान भी कहते हैं। वो खूब सारी सी बातें जब अपन आगे पढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊंगा। आगे बात करते हैं शिमला सम्मेलन में कांग्रेस का नेतृत्व किसने किया था? शिमला सम्मेलन। शिमला सम्मेलन में आपको ढंग से याद दिलाऊं तो भारत का गवर्नर जनरल था लॉर्ड लिनलिथगो। लॉर्ड लिनलिथगो को हटाया गया और एक नया भारत का गवर्नर जनरल बना वेवल। वेवल वेवल जब गवर्नर जनरल बना तो उसके सामने 3 बड़ी चुनौतियां थी मेरे लाडलो। क्या क्या? एक तो कि सुभाष चंद्र बोस आईएनए के साथ भारतीय सीमा पे पहुंच चुके थे। दूसरी, भारत में मुस्लिम कंट्री की अलग से मांग हो रही थी। तीसरी, कि इंग्लैंड के अंदर लेबर आंदोलन चल रहा था। और चौथी चीज अपन आगे बात करते हैं। तो इन समस्याओं को सुलझाने के लिए वेवल इंग्लैंड गए। इंग्लैंड से जब वेवल वापस लौटते हैं तो वो भारतीयों के सामने एक प्रस्ताव रखते हैं कि अंग्रेजों की जो प्रशासनिक व्यवस्था है उसके लिए जो उत्तराधिकार संघर्ष या रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट जो बनाई जाएगी उसमें 16 मेंबर्स होंगे। 16 में एक तो भारत का गवर्नर जनरल होगा, वो अंग्रेज होगा। दूसरा, जो आर्मी का चीफ कमांडर होगा वो भी अंग्रेज होगा। चीफ कमांडर ऑफ आर्मी अपन कह सकते हैं। जो सेना का अध्यक्ष होगा वो भी अंग्रेज होगा। इसके अलावा जो बचे 14 लोग वो सारे भारतीय होंगे। कितने लोग? 14 लोग भारतीय होंगे। इसमें सिख, बौद्ध, जैन सभी को स्थान दिया जाएगा। इसमें हिंदू और मुसलमानों की कैटेगरी 7-7 की गई। 7 ही हिंदू होंगे और 7 ही मुसलमान होंगे। लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना इस बात पे अड़ गए थे कि ये जो 7 मुस्लिम हैं इनको मनोनीत कौन करेगी कि मुस्लिम लीग चुन के भेजेगी। इस बात के कारण शिमला समझौता असफल हो गया था। और उस समय भारत में मुस्लिमों की पॉपुलेशन सिर्फ 25% ही थी। कहीं ना कहीं कांग्रेस इस वजह से नाराज हो गई कि सिर्फ 25% पॉपुलेशन पे आप उनके आधे प्रतिनिधि कैसे दे सकते हो। वही वेवल सम्मेलन था, उसका शिमला सम्मेलन भी कहा जाता। शिमला में वेवल ने बुलाया था और उसकी अध्यक्षता मौलाना अबुल कलाम आजाद ने की थी। याद रखना इस बात को, बिल्कुल से याद रहेगी सर। आगे बढ़ते हैं। संविधान सभा के चुनाव में कांग्रेस को कितनी सीटें मिली? अपन कहते हैं संविधान सभा का चुनाव 1942 में। बिल्कुल से सही कह रहे हैं, 1942 में हुआ। अब इस चुनाव में क्या हुआ था तो मैं आपको बताऊं कि भारत के अंदर 389 सीट थी। कितनी? 389 सीटें थी। उसको 2 भागों में बांटा गया। एक तो ब्रिटिश इंडिया और दूसरा रियासती भारत। तो रियासती जहां पे राजाओं का राज था और ब्रिटिश इंडिया जहां पे डायरेक्ट अंग्रेज थे, वहां से 93 सदस्य मनोनीत किए गए। राजाओं के राज से 93 आ गए, बिल्कुल आ गए सर। अब पीछे कितने बचे? तो पीछे बचे ब्रिटिश इंडिया के जब मैं चुनाव की बात करता हूं तो पीछे जो सीटें बची उनमें जब चुनाव हुआ ब्रिटिश इंडिया वाली सीटों पे, तो अपन कहते हैं कि 296 सीटों पे जब इलेक्शन हुआ तो उसमें 4 तो यूनियन टेरिटरी थी जिसको अपन कहते हैं केंद्र शासित प्रदेश, और 292 टोटल सीटें थी। याद रहेगा, बिल्कुल से याद रहेगा। 292 सीटों में से जब चुनाव हुआ तो कांग्रेस 208 सीटें लाती है और मुस्लिम लीग 73 सीटें लाई गई। लेकिन इस चुनाव को अमान्य कर दिया गया या अस्वीकार कर दिया गया। मैं ज्यादा अस्वीकार लिखूंगा तो ज्यादा बेटर रहेगा। ये चुनाव याद रखना, जब अब थ्योरी पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन याद रखना कांग्रेस की कितनी सीटें आई थी? तो 208 सीटें आई थी। आगे बढ़ते हैं। लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? श्यामजी कृष्ण वर्मा। अपन कहते हैं कि सावरकर उस समय वहीं थे, सावरकर का भी इसमें सहयोग था। और ये जब इंग्लैंड में रहते थे तो जितने भी भारतीय विद्रोही होते थे इनको ये बिल्कुल से वहां पे क्या देते थे? शरण दे देते थे भाई। इस बात को भी रखना। इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना इन्होंने की थी। सावरकर भी इनके साथ थे। 1905 में स्थापना की थी और ये वहां पे एक इंडियन हाउस के नाम से हॉस्टल भी चलाते थे। ये भी ध्यान रखना। इंडियन होम रूल 1905 में स्थापना की थी। किसने की थी? तो श्यामजी कृष्ण वर्मा ने की थी। ये वहां पे इंडियन हाउस के नाम से एक हॉस्टल चलाते थे। जो भी भारत के ब्रिटिश सरकार के
विद्रोही होते थे उनको वहां पे क्या दी जाती थी, शरण दी जाती थी। किसमें? इंडियन हाउस में एक हॉस्टल था। 1905 में इन्होंने एक संगठन बनाया था, इंडियन होम रूल सोसाइटी। इनके साथ कौन था? साथियों का नाम पूछ ले तो याद रखना, इंपॉर्टेंट नाम, सावरकर, जो अभी वैसे भी भारत की सत्ता में बहुत चर्चा में रहता है, सावरकर। एचआरए की स्थापना, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, एचआरए, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कब की गई थी? एचआरए, सॉरी कहां की गई थी ये पूछा है, तो कानपुर में स्थापना की गई थी मेरे लाडलो। कब? 1924 में। किस किस ने की थी? तो चंद्रशेखर आजाद, सचिंदर सान्याल। अपन अक्सर राजस्थान में विजय सिंह पथिक का नाम पढ़ते हैं किसान आंदोलनों के समय, तो विजय सिंह पथिक किसके नेतृत्व में लड़ रहे थे? तो वो पहले सचिंदर सान्याल के नेतृत्व में सशस्त्र आंदोलन के समय अजमेर से गिरफ्तार होते हैं। याद रखना, सचिंदर सान्याल, चंद्रशेखर आजाद और राम प्रसाद बिस्मिल, इन लोगों ने किसकी स्थापना की थी? एचआरए की, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की। आगे बात करते हैं, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना किसने की थी? कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना सत्य भगत ने की थी बेटा। कब की थी सत्य भगत ने कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना? तो अपन कहते हैं 1925 में की थी। सर कब की थी? 1925 में। हुआ यह था कि रसिया के अंदर 1917 लेनिन के नेतृत्व में एक आंदोलन, उसको अपन अक्सर कहते हैं बोल्शेविक आंदोलन या बोल्शेविक आंदोलन कहते हैं, या अपन कहते हैं कि कम्युनिस्टों की ये बहुत बड़ी जीत थी। लेनिन के नेतृत्व में जो आंदोलन हुआ था, ओबियस बात है कि उसका प्रभाव हमें भारत पे देखने को मिलना था। उसी के लिए मानवेंद्र सिंह राय ने 1920 में भारतीय कम्युनिस्ट दल की स्थापना की, और उन्हीं के प्रभाव में आकर सत्य भगत ने 1925 में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना कर दी थी। आगे, भारत में ददनी प्रथा के खिलाफ कौन सा आंदोलन हुआ था? नील किसान आंदोलन। नील की फसल जब किसी जमीन पे की जाती थी तो कुछ समय के बाद वो जमीन बंजर हो जाती थी। नील, नीला रंग अपन अक्सर भी कहते हैं कि नेगेटिव एनर्जी का संकेत होता है, और उसी नील की खेती के कारण जमीनें बंजर हो जाती थी। किसान खेती करने से मना कर देता था। अंग्रेज उनके साथ एक एग्रीमेंट करते थे, उस एग्रीमेंट के तर्ज पर उनसे जबरदस्ती नील की खेती करवाई जाती थी। उसी एग्रीमेंट को ददनी प्रथा कहा जाता था, जो अग्रिम राशि दी जाती थी। एग्रीमेंट में भोले वाले इंडियन थे, बापड़ों को एडवांस पैसे देकर फंसा लिया जाता था। उसी अग्रिम राशि को ददनी प्रथा कहा जाता था। नील की खेती के लिए उनको फोर्स किया जाता था। आजाद हिंद फौज का गठन किसने किया था? अपन कहते हैं कि आजाद हिंद फौज का गठन कैप्टन मोहन सिंह ने किया था, और पहले नेता रास बिहारी बोस थे। लेकिन जर्मनी में हिटलर से मिलकर सुभाष चंद्र बोस जब वापस आते हैं इधर जापान की तरफ, उस समय जब सिंगापुर पहुंचते हैं, क्योंकि सिंगापुर पे जापान का अधिकार था, तो रामप्रसाद बिस्मिल एज भी हो गई थी उनकी, और उनको लगा था कि संगठन का नेतृत्व किसी यंग के हाथ में होना चाहिए। तो अपन कहते हैं कि बाद में सुभाष चंद्र बोस आजाद हिंद फौज के अध्यक्ष बन जाते हैं। तो कैप्टन मोहन सिंह ने इसका गठन किया था। पहले नेता कौन? तो याद रखना, रास बिहारी बोस। और दूसरे नेता किसको बना दिया गया था? तो सुभाष चंद्र बोस को बना दिया था। हाँ, नाम बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये नहीं बताऊं तो कैसे हो। शाहनवाज खां, शाहनवाज खां अपने बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान के नाना है भाई। शाहरुख खान के नाना है। राजी हो जाते हो तुम इन बातों से? हाँ, रियल में नाना है, ध्यान रखना। आगे, इंडियन स्ट्रगल किसकी किताब है? इंडियन स्ट्रगल किसके बारे में लिखी गई है? किसकी लाइफ के बारे में लिखी गई किताब है? तो इंडियन स्ट्रगल सुभाष चंद्र बोस के बारे में लिखी गई किताब है। अपन ने इंडियन हिस्ट्री के 30 क्वेश्चन सोल्व कर लिए मेरे लाडलो। मैंने आपको क्वेश्चन के हर एक एंगल से क्वेश्चन को समझाने की कोशिश की है। आई होप कि आपको ये सारी चीजें समझ में आई होगी। फिर भी अगर किसी को कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। मैं आपको आगे वाली क्लास के अंदर वो सारे डाउट सोल्व कर दूंगा, ठीक है? और ये आपस की बातें बाद में कर लिया करो, पढ़ लो, ठीक है? आप सभी का जुड़ने के लिए धन्यवाद। सभी को शुभ संध्या, राम राम। मिलते हैं वापस कल इसी टाइम में। जुड़ना ना भूले भाई।